आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेलवे एनटीपीसी के लिए एक मास्टर प्लान। 30 डेज के अंदर आप कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस देके अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस लास्ट के 1 महीने के अंदर आप लोगों को करते हुए चलनी चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना है कि जो रेलवे के एग्जाम है वो अप्रैल और मई के अंदर स्केड्यूल्ड है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। और इन दोनों महीने के अंदर ही आप लोगों का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के जो फेजेस हैं उसको मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके साथ में फ्री पीडीएफ्स आप लोगों को दूंगी। कुछ ऐसे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के लिंक आप लोगों को दूंगी जहां से आप अपनी सारी चीजें बहुत आराम से घर बैठे फ्री के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर आप रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम अगर कम है तो 2x की स्पीड पे भी करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो है आप लोगों का जो 1 महीना आने वाला है, इसका अगर एक आप लोगों को रोड मैप प्रिपेयर करना है तो उसका एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल स्टेप है। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि एक्चुअली आप लैक कहाँ पे कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी जगह पे आप लोगों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके लिए आपका सबसे पहला स्टेप है आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में किसी टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इनकी 29 से 31 मार्च तक बहुत बड़ी सेल रहने वाली है और इस सेल की खास बात यह है कि ये 29 मार्च को जब मिडनाइट पे स्टार्ट होगी तो हर मिनट के साथ में इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो कोशिश करना कि 12 बजे ही अपना पास ले लो अगर मिनिमम प्राइस के अंदर आप लेना चाहते हो। और आजकल ये ट्रेंड देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम का टॉपर टेक्स्ट बुक के जो पासिस हैं या टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो लगा रहा है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट लोग टेक्स्ट बुक के पास तो लगाते ही हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन वहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 आप लोगों को जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाने हैं। 2 मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों को कोई भी रैंडम 2 मॉक टेस्ट यूज कर लेने हैं। उन दोनों मॉक टेस्ट को सबसे पहले आप लोगों को सीरियसली जैसे एग्जाम की तरह से लगाते हैं वैसे आप लोगों को उसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का, फर्स्ट स्टेप जो है कि अटेम्प्ट आप लोगों को करना है। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है वो उसकी एनालिसिस करने का है। जैसे ही आपने 2 मॉक टेस्ट लगा लिए, 2 दिन के अंदर लगाओ, 1 दिन के अंदर लगाओ, उसके बाद में उसको एनालिसिस करने के लिए बैठो। एनालिसिस के अंदर हमें जो जो चीजें देखनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए। रोंग अटेम्प्ट्स जो हैं वो जरूर से आपको चेक करने हैं। रोंग अटेम्प्ट्स के अंदर हमें क्या देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो गलत नहीं हुआ जो मुझे आता था लेकिन गलत हो गया, उसको हम सिले मिस्टेक की कैटेगरी में रखेंगे। एक आपने कोई ब्लाइंड गैस मार दिया, उसको हम एक ब्लाइंड गैस की कैटेगरी में रखेंगे। और उसके बाद में कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, उसको एक अलग सेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो अपनी सिली मिस्टेक है उसको इम्प्रूव करना है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो भी आज से आगे आने वाले एग्जाम की डे तक जितने भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे उसके अंदर जो भी आपकी सिली मिस्टेक होती है उसको सिंपली अपनी एक कोई डायरी बना लीजिए। जैसे इस तरीके की कोई मोटी सी डायरी ले लीजिए, पतली जैसी भी आपको कंफर्टेबल है, कोई कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर सिली मिस्टेक के नाम से एक सेक्शन बना दीजिए और हर एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपने सिली मिस्टेक की है वहां पे लिखिए। जब आपको वो क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार आपके आगे आएगा, तो आप लोगों की एक हैबिट बन जाएगी कि उस तरीका का क्वेश्चन आ गया मेरे पेपर के अंदर तो उसके अंदर मैं कॉशियस हो जाऊं, उसको 2 बार पढूं और अच्छे से उसको अटेम्प्ट करूं। जब आप ये फॉर्मूला 1 महीने तक अप्लाई कर लोगे तो आपकी सिली मिस्टेक ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएंगी। उसके बाद में फिर आते हैं आपके ऐसे टॉपिक्स जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं और जो आप लोगों की वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ के जो आप लोगों के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको एक साइड रख दीजिए, जो आप लोगों के वीक टॉपिक्स हैं उनको एक साइड में अलग निकाल लीजिए। वीक एरियाज के अंदर आपका पूरा मैथ्स भी वीक हो सकता है। वीक एरियाज के अंदर आपके मैथ्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स वीक हो सकते हैं। अगर आपके मैथ्स के अंदर जैसे आप लोगों का जो एग्जाम है उसके अंदर आप लोग ये मान के चल रहे हो अभी भी मैं 50% तक ही स्कोर कर पाता हूँ, आप लोगों के जैसे 30 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आप अगर 20 से कम स्कोर अभी भी कर पा रहे हो
तो मेरी एक रिकमेंडेशन है, तो आज से मेरा आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए आज से 15 दिन तक कंटिन्यूअसली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसके पास में टाइम है ज़्यादा, तो 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक की यूज़ कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे सेक्शनल PYQs फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और नए क्वेश्चंस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक सेक्शनल मॉक टेस्ट 15 दिन तक कंटिन्यूएशन में लगाना है और जो जो क्वेश्चन उसके अंदर गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को लिखना है, उनके ऊपर प्रॉपर टाइम देना है आप लोगों को उन चीज़ों को सीखने के लिए। उसके बाद में दूसरी आप लोगों की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ में आप पर्टिकुलरली टॉपिक निकालोगे। टॉपिक जैसे कि आपको मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला नहीं याद है, आपने एक जगह पे लिख लिया मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला नहीं याद है, तो जिस दिन आप लोगों का वो पर्टिकुलर चीज़ आपने निकाली है उस दिन कोशिश करो कि एक एक टॉपिक के ऊपर डेली काम करो। मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला याद नहीं है, सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिखो और डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। 2 से 4 दिन के अंदर सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको लगा कि CI और SI का ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किसी दोस्त से सीख लो, किसी यूट्यूब चैनल से सीख लो और उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो ऐसे छोटी छोटी वीकनेसेस आप लोगों को निकालनी है और डेली कोशिश करनी है 1 से 2 वीकनेसेस को ओवरकम करने की। जैसे जैसे आप 15 दिन तक इन चीज़ों को करोगे, आप ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने स्कोर के अंदर देखना स्टार्ट कर दोगे। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आप लोगों के जो अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन हैं। आपने ये देख लिया कि मेरे गलत कौन से हैं, मेरे ठीक कौन से हैं। अनअटेम्प्टेड भी एक सेक्शन रह जाता है, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते, उनके अंदर भी पर्टिकुलरली आप लोगों को जाके ये चेक करना है कि मैं टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाया इसको, कि मेरे पास टाइम कम पड़ गया, या फिर मैं इसको अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर पाया कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर आप टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो प्लीज़ 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 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट लगाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा पाओगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए अपना काम कीजिए। कैलकुलेशन की कुछ क्विजेज आप लगा सकते हो, कुछ सीट्स आप सोल्व कर सकते हो, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन इम्प्रूव हो जाए। उसके साथ में आप लोगों को जो रीसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। आप लोगों का RPF SI का एग्जाम हुआ है, उसके बाद में आप लोगों का RPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। दोनों पेपर की जो PDF है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये मॉक फॉर्मेट के अंदर PDF होंगे, सॉल्यूशंस इसके अंदर नहीं होंगे, सॉल्यूशंस आप लोगों को खुद करने होंगे। ये PDF कंप्लीट की कंप्लीट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डिलीजेंट एसेसियन, उसके ऊपर अभी डाल दी है। आप जाके चेक कर सकते हो और इनको डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ में अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। रीसेंट पेपर सारे लगाने हैं। RPF कांस्टेबल का जो मेरे पास में एक छोटा सा बैच था उसके अंदर मैंने सारे रीसेंट पेपर इनको करवाए थे और GS की मैं डेली क्विजेस कराती थी। क्या ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखा है मैंने अपने स्टूडेंट्स के स्कोर में। 100+ स्कोर किया है बहुत सारे स्टूडेंट ने उस छोटे से बैच के अंदर से, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट से आप ये मान के चलो कि 80-85 जो स्कोर है वो तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का है। तो इस चीज़ से आपको क्या चीज़ होती है कि जो रिसेंट पैटर्न होता है वो आपको समझ में आ जाता है और उस तरीके के क्वेश्चंस आप कर पाते हो। तो रिसेंट एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनको सबको आप लोगों को लगाना है। अगर अब हम पर्टिकुलरली बात करें टॉपिक वाइज कैसे कैसे क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रीजनिंग की करेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंट पैटर्न है उसके अंदर रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इशू फेस कर रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस उनसे नहीं बन पा रहे हैं। रीजनिंग के अंदर आप लोग अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग का सिंपल सा वही जो 15 डेज वाला चैलेंज मैंने आप लोगों को दिया है, 15 डेज का चैलेंज को आप रिसेंट एग्जाम्स के ऊपर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले RPF SI की सारी शिफ्ट सोल्व कीजिए, उसके बाद RPF कांस्टेबल की शिफ्ट सोल्व कीजिए। डेली बेसिस के ऊपर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाना है। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, तो 35 क्वेश्चंस को आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप 22 मिनट्स के अंदर कर लो। 20 या 22 मिनट्स के अंदर जब आप 35 क्वेश्चंस को करने की हैबिट डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लोगों की जो स्पीड है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है जिनके अंदर आप लोगों को दिक्कत आएगी, जैसे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलती करते हो, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं और आप लोग ठीक से नहीं कर पाते हो, तो उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ते हुए जाना है।
उसके बाद अगर हम बात करें मैथ सेक्शन की आप लोगों की जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो कुछ ऐसी रहती है, ऑलरेडी भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार वीडियोस के अंदर बताई है। तो इसके अंदर आप लोगों का एक बेसिक सा फंडामेंटल होना चाहिए, एक बेसिक सा फॉर्मूला होना चाहिए कि जहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिन टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट मैं उनको करके जाऊँ। अगर बहुत ज़्यादा आप अच्छी हो मैथ्स के अंदर तो आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे गलती से गलत ना हो जाए, कोई सिली मिस्टेक आपसे ना हो जाए, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सारे फॉर्मूला को एक जगह पे लिख लेना है और उनको डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप फॉर्मूले की वजह से अपने क्वेश्चन को ना रोक लो, या फॉर्मूला नहीं आता था इस वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बन पाया। उसके बाद में अगर हम बात करें जीएस सेक्शन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही सेक्शन है पर्टिकुलरली अभी के टाइम में, तो जीएस सेक्शन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ने के बाद इन पर्टिकुलर टॉपिक के आप लोगों को पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी लगाने हैं। अदरवाइज आप क्विजेस लगा सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि पर डे आप लोगों को एक टेलीग्राम के ऊपर फ्री क्विज प्रोवाइड करवा पाऊँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसकी वजह से आप लोगों को ऑटोमेटिकली देखना बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी ये वाली मैं दे चुकी हूँ, इसके अंदर आप जाके देख सकते हो, एक एक चीज़ डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दी है। स्टैटिक जीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी लिस्ट आपको मैंने दे दी है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों को इसके जो अभी रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जा रहे हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से पूछे जा रहे हैं। इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर करके जाना है। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे जीएस का जो है, जीएस के मैंने कुछ आपको 15-20 टॉपिक दे दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उन पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के ऊपर अगर एक दिन में काम करोगे तो आप लोगों के 30 टॉपिक हो जाएंगे। और 30 टॉपिक बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिए तो आप एटलीस्ट ये मान के चलो कि 40 में से 25 to 30 क्वेश्चन तो अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके साथ में कुछ बोनस टिप्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली ये टिप है कि अगर 30 डेज आप लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं तो एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट जरूर लगाना। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। दूसरी जो बोनस टिप है आप लोगों के लिए वो ये होने वाली है कि लेटेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जरूर लगाना। जैसे आरपीएफ की जो एसआई वाली शिफ्ट हुई थी वो टेस्ट बुक ने अपने मॉक टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल करा दी है, उनको जरूर लगाना। उसके बाद में जैसे ही आरपीएफ कांस्टेबल की शिफ्ट आ जाती है उनको भी मॉक फॉर्मेट के अंदर सोल्व जरूर करना। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है कि फॉर्मूला जरूर एक जगह पे लिख लेना और उन फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करते रहना, ताकि आप लोगों के एग्जाम के अंदर उन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज की वजह से कोई इश्यू ना आए। और फोर्थ, अगर मैं आप लोगों को एक लास्ट टिप देना चाहूँ तो कंसिस्टेंटली 1 महीने पढ़ना। ऐसा मत करना कि आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो, परसों फिर बुक उठाए और उसके बाद अगले दिन फिर नहीं पढ़ रहे, तो इस सिचुएशन के अंदर कभी भी स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की तो डेफिनेटली आप लोगों का भी 100 में से बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है और आप बहुत आराम से सीबीटी 2 के लिए जाओगे। इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।